जी जनाब, मैं आ चुकी हूँ एपिसोड 71 के साथ। बहुत ज़्यादा मज़े की है और बहुत ज़्यादा दहलाने वाली है क्योंकि खलबली मच चुकी है ग्रेवल विला में। तो जल्दी से टाइम ज़ाया नहीं करती, चलती हूँ किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। बहुत शुक्रिया याथान कि आप हमारी गुड़िया को लाए। अब दोनों आए हैं तो बेहद खुशी हो रही है। आयात और मावल की आमद का सुनते ही अजीज़ जान ने आमर और फिरदौस का अच्छा सा खाना बनाने पर लगा दिया। ऊपर से मावल की खुशी से भरी ज़ात इन माँ बेटे का मज़ीद सुकून महसूस हुई। वो बाबा से चिपक कर बैठी लाड वसूल कर रही थी। कोई बात नहीं तबरेज़ अंकल, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, इसका जब दिल चाहेगा मैं इसे ले आऊँगा। वो भी तो अच्छा दामाद होने का बरमला सबूत दे गया। अजीज़े को मुसर्रत दी उसके बड़ेपन ने। माया और हमीन कैसे हैं आयात खान? इस बार अजीज़े ने मुखातिब किया, जिस पर वो रसान से मुस्कुराया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मामू और माया बिल्कुल ठीक हैं, नरमी से जवाब दिया। मावल बहुत अजीज़ है हमें, इसका बहुत ख्याल रखना। अजीज़ जान के उदास होने पर वो उनका भी हाथ जकड़ गई। आप दोनों बेफिक्र रहें, मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। आयात खुद से ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। मावल ने खुद ही बाबा और दादों की फ़िक्रें दूर की। जबकि निगाहें आयात से मिली तो उसके गालों में मुकाबिल की मोहब्बत 5 निगाहों से गुलाब उतर आए। अल्लाह तुम दो को हर बुरी नज़र से बचाएं। इस दुआ पर सभी आमीन कहते दिखाई दिए। चूँकि डिनर लग गया तभी वो सब उसके बाद खाना खाने बढ़ गए। मावल दादों के साथ बातें करती रही, जबकि हयात भी तबरेज़ अंकल के साथ डिनर के बाद वादिय सून घूमने निकला। मौसम बहुत सर्द था और फिर बारिश हो जाने पर वो लोग अस्तबल रुके और वहीं पकौड़ों और चाय का बंदोबस्त खुद हानो अकबर ने किया। गोया मिल बैठने के लिए मौसम बहुत अच्छा था। जब तक हयात वापस शाह हवेली आया, मावल दादों से बातें करने के बाद रूम में आकर सो गई। जबकि हयात ने भी लाइट ऑफ की और उसके पास ही आकर इसी के लिहाफ में घुस गया और हाथ बढ़ाकर मावल को अपने सीने पर मुंतकिल किए खुद भी सुकून से आंखें मूंद लीं। सोहा लैब में मौजूद फिट कंप्यूटराइज सिस्टम के रूबरू बैठी थी। कीबोर्ड पर उसकी लंबी तेज़ उंगलियां सबक रवि से हरकत कर रही थीं। मॉनिटर की स्क्रीन पर कुछ वेबसाइट ओपन थी, जिनमें वो बारी बारी यूएलआर लिंक इंसर्ट किए, सिक्योर फाइल्स ओपन किए, तमाम डाटा अपनी यूएसबी में ट्रांसफ़र कर रही थी। वहीं ग्रेवल ने अपने वकील को अपने स्टडी बुला रखा था, जबकि पादरी क्राइम से भी वो कुछ डिस्कशन चाहता था। तभी इस वक्त उसके सामने दूसरी कुर्सी पर दारान बैठा था। कमरे में सुनहरी मलकी मगर पुरसकून सी रोशनी गनीमत थी कि चेहरे गौर से बच जाते। गहरी स्याह लेंस की आड़ में छुपी नीली आंखें, इस पर गहराई से रकम थी जिसने पेपर्स पर साइन किया और वकील की तरफ फाइल खिसकाई। सुबह तक डाइवर्स रजिस्टर हो जाएगी, फिर वो इंगेजमेंट या मैरिज के लिए आज़ाद होंगी। मैं अब चलता हूँ मास्टर, वकील ने इंग्लिश में कहते ही इजाज़त तलब की, जिस पर ग्रेवल ने सर हिलाया, जबकि खुद भरपूर तवज्जो काफ़ी के सिर बढ़ते पादरी क्राइम पर दी। आप ठीक हैं? ग्रेवल ने खुद पर जमींदारान की कुछ अलग नज़रों से बेचैन हुए सवाल किया, जिसका चेहरा इस खास चश्मे और बालों में काफ़ी हद तक छुपा था। तभी तो ग्रेवल को ज़रा शक न हुआ कि सामने कोई बहरूपिया है। यस, पर अचानक डाइवोर्स क्यों मास्टर ग्रेवल? क्या डी के मान गई? दारान ने आवाज़ भी अक्सर बदल ली, लेकिन फिर भी बिल्कुल सेम ना थी। तभी तो ग्रेवल ने सामने बैठे ज़रा अलग लगते पादरी क्राइम को गहरी निगाहों में लिया। आपका लहजा कुछ बदल गया है। ग्रेवल दारान की सोच से ज़्यादा चालाक था। दारान ने टेबल के नीचे किए हाथ में आस्तीन से तेज़ धारी चाकू निकाल कर मुट्ठी में एहतियात के तौर पर लिया। खैर, मेरा वहम भी हो सकता है, मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही शक्की हो रहा हूँ। एक्चुअली सोहा और रिजाल दोनों ही मेरे लिए बहुत अहम है। मुझसे सोहा को कोई जिस्मानी राहत नहीं मिल सकती, आप जानते हैं, तभी ये फ़ैसला लिया। क्या मैंने ठीक किया? सोहा के साथ जितना जुल्म हुआ वो खुशी डिज़र्व करती हैं। कितना कुछ कर रही हैं वो 2 साल से हमारे लिए। ग्रेवल ने खुद ही मौजू बदला, जबकि दारान उसके उठकर बुक रैक की जानिब पलटने पर ही अपनी जगह से उठा और एक ही झटके से ग्रेवल की गर्दन दबोची और इस दुबले पतले को फड़कने का मौका दिए बिना गर्दन की कोई रग दबाते उसके दिल पर दबाव दिया, जिससे अगले ही लम्हे ग्रेवल लुढ़कर ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। मनहूस सोच से ज़्यादा शातिर है। दारान ने झटके से विक और ऐनक उतारी, जबकि ग्रेवल को दोनों बाजुओं से पकड़कर घसीटे स्टडी से मुल्हिका सिटिंग एरिया में लाया और उठाकर इसे सोफे पर फेंका, जबकि खुद अंदर रखी तमाम बुक शेल्फ को देखते जेब से लाइटर निकाला और वहां लहराते पर्दे को आग लगाई। इसी लम्हे सोहा भी लैब से निकली, तमाम डाटा फ्लैश में ट्रांसफ़र किए, पूरे सिस्टम को ऐसे फॉर्मेट कर दिया कि जो भी कंप्यूटर ऑन करता है इसे विंडो ही करप्ट मिलती और यूएसबी जल्लाद के सुपुर्द की। दारान ने आग से उठते धुएं पर बजते अलार्म पर सोहा को निकलने का इशारा किया और खुद भी बाहर निकला। दारान ने जल्दी से कपड़ों पर पहनी स्याह पैंट शर्ट चलते हुए उतारी, जबकि सोहा ने बैग गले पर लगा स्याह चश्मा जट से उतार कर पहनता
सोहा के पीछे ही आते हुए गार्ड्स में शामिल हो गया और थोड़ा दूर जाते ही गार्ड से अलग होता विला से निकल गया। चूंकि अलार्म के सबब सारे गार्ड्स अंदर लपक आए थे, तभी विला की राहदारी की जानब ज़्यादा सिक्योरिटी ना थी। तारान ने अपनी कलाई में पहनी स्पेशल डिवाइस ऑन की और जहाँ जहाँ से गुजरा हर कैमरे की रिकॉर्डिंग इस डिवाइस के सिग्नल के सबब वहीं रुक गई। मास्टर ग्रेवल की जान को खतरा है बडी, अंदर जाओ। गेट के पास खड़े 7 से 8 गनमैन्स के करीब आते ही दारान चिल्लाया तो एक के सिवा सारे ही अंदर दौड़े, जबकि उसे एक बच चुके गार्ड के पास जाते ही दारान ने जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारते ना सिर्फ उसे बेहोश किया, बल्कि इस आदमी को घसीटता हुआ बाहर निकल गया। 7-8 कदम चलते ही मोड़ था। इस ओट में होते ही दारान गार्ड के कपड़े पहनकर दीवार से बाहर निकला और इसी दीवार के हॉल में रखे बॉक्स को खोले, नकली दाढ़ी मूछ लगाते, आंखों पर स्याह ऐनक चढ़ाते वापस विला में दाखिल हुआ और तेजी से गार्ड की गन लिए अंदर वापस लपक गया। अब वो ग्रेवल की आर्मी में शामिल था। ग्रेवल को बेहोश ही सलामत कमरे से निकाल तो लिया गया, पर पूरी स्टडी में रखी किताबें और डॉक्यूमेंट जलकर खाक हो गए। ऊपर से पूरे ग्रेवल विला में सायरन बज चुका था। हर तरफ इस मशकूक आदमी की तलाश शुरू हो चुकी थी। तारिया, यहिया और बेला भी इस भगदड़ का फ़ायदा उठाते अपने काम पर लग चुके थे। ग्रेवल विला का चप्पा चप्पा छानना था, जबकि ग्रेवल के लिए स्पेशल डॉक्टर बुलवाया गया, जिसने सफोकेशन से उसके लंबा बेहोश होने पर इंजेक्शन दिया। सोहा भी फ्लैश दारान के हवाले कर चुकी थी और अब उसका काम मौका मिलते ही विला से निकलना था, मगर इस वक्त वो ग्रेवल के पास ही मौजूद थी। लगभग आधे घंटे तक इसे होश आया तो उस सरहाने सोहा थी, जबकि उमर भी रिजाल बना सर पर टहल रहा था। दरवाजे के बाहर गार्ड्स खड़े थे, जब जिनमें एक दारान भी था। क्या हो गया था आपको ग्रेवल? जब मैं लैब से निकली तो आप बेहोश थे और धुआं फैला था। बताएं प्लीज़, सोहा ने सहम कर ग्रेवल का हाथ पकड़ते पूछा, जिस पर वो फौरी उठ बैठा। पादरी ग्राइम को बुलवाओ, रिजाल अभी। ग्रेवल ने बाकायदा चलाकर हुक्म दिया, जिस पर ग्रेवल का सबसे खास आदमी टाइगर भी अंदर दाखिल हुआ। वो नहीं है विला में। ग्रेवल, बताएं क्या हुआ था आपके साथ? वो हंसा सांड किस्म का टैटू से भरे चेहरे वाला भयानक आदमी था, जो ग्रेवल के पास बैठते इसके सफ़ेद चेहरे को देखकर अताब के संग बोला। सोहा ने डर कर खड़े उमर को देखा, जो इसे पुरसुकून रहने का इशारा कर रहा था। वो आ गया है यहाँ टाइगर, मेरे सामने था, क्राइम के बहरूप में। विला के तमाम खुफिया रास्ते सील करवा दो, ताहरी दरवाजे पर सिक्योरिटी बढ़ा दो। वो ग्रेवल आर्मी में घुस गया तो मॉस्को का डॉन ख़त्म हो जाएगा। उसे ये भी पता है कि मैं डीके में दिलचस्पी रखता हूँ। सोहा। ग्रेवल ने मुड़कर जब सोहा पर निगाह डाली तो इस लड़की का सारा खून सूखा, जबकि दरवाजे में खड़ा दारान खुद पर गुस्सा हुआ कि कैसे इतना बड़ा ब्लंडर कर सकता है। सोहा के हाथ से कपकपाए, पर अगले ही लम्हे ग्रेवल ने वापस टाइगर को देखा। मुझे इस लम्हा तुम सब मशकूक लग रहे हो। ग्रेवल ने अपना सर जकड़ा, तभी दारिया दरवाजे के पास आते रुकी, गार्ड्स पर बारी बारी निगाह डाली और इस बार दारान को पहचान ही न सकी। गार्ड्स हटे तो दारिया कमरे में दाखिल हुई। ग्रेवल की आंखों में दारिया को देखते चमक उतरी। क्या आप ठीक है मास्टर ग्रेवल? दारिया ने फिक्र से पूछा तो वो उदासी से सर झटक गया। टाइगर और सोहा भी उसके पास से उठ गए। मेरे पास कुछ देर बैठो डीके, ग्रेवल ने उसको कहा तो सब कमरे से निकले, जबकि दारिया उसके सामने ही रखी चेयर पर बैठी। ग्रेवल को इतना खौफजदा इसने 5 सालों में पहली बार देखा था। मुझे इस वक्त सब पर शक है। वो अगर अंदर आया है तो ज़रूर किसी की मदद से हुआ है ये मुमकिन। ग्रेवल की हवास बाख्तगी पर दारिया ने बमुश्किल हंसी रोकी। ग्रेवल को भीगा बिल्ला देखकर अजीब सी खुशी मिली। किसकी बात कर रहे हैं? दारिया अनजान बनी। जल्लाद की। दारिया, वो ग्रेवल विला में आ चुका है, बहरूपिया है, आवाज़ शक्ल सब बदलने का माहिर। मुझे पहली बार डर लग रहा है। ग्रेवल वाकई इतना खौफजदा था या ये भी उसकी चाल थी? फ़िलहाल कुछ कहना मुमकिन न था। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। इसे कैसे पकड़ेंगे? क्या आपने उसे देख रखा है या उसे पहचानने वाली कोई चीज़? दारिया ने इस बार फिक्र से पूछा। नहीं, तुम्हें पता है टीके, वो अब तक 103 वहशियों को मौत की घाट उतार चुका है, लेकिन जिन्होंने इसे देखा है वो कहते हैं इतना नरम दिल है कि लगता है कभी मक्खी भी नहीं मारी होगी। दारिया बज़ाहिर सहम गई, पर उफ, वो उसकी सुनहरी आंखों का लम्हा भर उभर कर गायब होता ज़रूर। कमबख्त, एक कत्ल इसने मेरा भी तो किया है, कमीना कहीं का। मर गई मैं तुम पर एक बार फिर माहिर शाह। इस ग्रेवल हच्चर की रूह लर्जाने वाला मेरा शेर ही हो सकता था। तारिया बज़ाहिर तो महसूस हुई, पर दिल में तो बड़ी ठंड पड़ी थी, जबकि दरवाजे के बाहर खड़ा दारान ये सब सुनकर खुद भी मुस्कुरा रहा था। फिर तो बहुत खतरनाक होगा। क्या प्लान है फिर? दारिया ने अफसोस करते पूछा। हाई अलर्ट जारी है, हर आदमी, हर गार्ड की जांच होगी। अगर वो यहाँ आ गया है तो जिंदा बाहर नहीं निकलेगा।
मॉस्को का जल्लाद होगा, लेकिन मैं भी रशिया को डॉन हूँ। तुम यहीं बैठ सकती हो कुछ देर? मैं सोना चाहता हूँ, दिमाग को सुकून देना चाहता हूँ। ग्रेवल की बातों से दारिया को खौफ सा आया, पर वो बज़ाहिर आसान से मुस्कुरा दी तो ग्रेवल ने मुतमईन होकर आंखें मीच लीं। माहिर, होप सो तुम जहाँ होगे ठीक हो। प्लीज़ अल्लाह उसकी हिफाजत करें। दारिया ने खुद भी कुर्सी से टेक लगा ली, जबकि दारान वहीं कॉरिडोर में मटर गश्त करता वहाँ से निकला और आगे से उमर आता दिखाई दिया। बात सुनो, सोहा और तुम भी खतरे में हो। जैसे ही लगे गड़बड़ है, इसे लेकर ग्रेवल विला से निकल जाना। तुम्हारी बस यही ड्यूटी है, समझ गए? सोहा को हराश भी ना आए और ना उमर ना तुम्हें चोट पहुँचे। वो हमारी सोच से ज़्यादा खबीस है, एहतियात करना और सोहा को अकेला मत छोड़ना। तारान ने से पास से गुजरते ही ब्रीफ किया और वापस चक्कर पूरा करते पलटा, जबकि उमर ने फौरी सर हिलाया और सोहा के कमरे की तरफ बढ़ा ताकि वहीं आस पास रह सके। डिनर के बाद हमीद ने नमाज अदा की और कुछ देर वॉक करने वो माया के साथ ही टेरेस पर चला गया। काफ़ी हद तक मौसम बदल चुका था। फ़िज़ा में फैली हब्स का ज़ोर न सिर्फ टूट रहा था, बल्कि शदीद तूफ़ानी बारिशों की पेशन गोई भी थी। वो हमीद का हाथ थामे उसके हमरा टहल रही थी। टेरेस पर मौजूद लातादाद गमलों में बहुत से मौसमी फूल खिले थे। फिर सितारों और बादलों से हटा आसमान और चलती धीमी धीमी हवा वजूद और रूह तक एक तरोताज़गी उतार रही थी। जिमिल भाई आए थे। माया ने हमीन का हाथ दबाते उसकी तरफ देखा तो दफतन मुकाबिल के पुरसुकून चेहरे पर हैरानगी लहराई। हमारे जाने के बाद हमीन ने पास आ रुकते उसका दूसरा मरमरी हाथ भी अपने मजबूत हाथ में लिया। जी, पहले तो मैं बहुत डर गई थी, पर आप जानते हैं हमीन, वो इंसान आपकी माया का मोहसिन है, तो डर ख़त्म हो गया। वो अपने दोनों बच्चों की खुशियों के बारे जानकर जी उठे और मुझे कहा दुआ करूं मैं गुनाहों की तलाफ़ी किए बिना ना मरूं। क्या वो मर जाएंगे? माया डर कर पूछ रही थी। हमीन ने उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरा। मोहसिन कैसे? वो खुद ही सवाल कर गया ताकि माया को हिम्मत मिले अपने सच कहने की। अभी वो उसे ये नहीं बताना चाहता था कि वो उसकी ज़ात की हर सच्चाई से वाकिफ़ है। यही वो सच थे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो आंखों में सुर्खी लिए हमीम की तरफ डुबडुबा जाती निगाहों से देखने लगी, जिसने उसके गिद्ध बाजू से हिसार लिए। बताएं, मैं सुन रहा हूँ। अमीन की वैसी ही आज़रदा निगाहें माया के बोझल चेहरे की उदासी में मुब्तला खदोखाल पर टिकाए पूछा, जिस पर वो आहिस्तगी से सर उसके सीने से लगा गई। शायद अब भी हमीन को देखकर कुछ कहना मुश्किल था। वो उसके खुले मुलायम बालों में हाथ फेरने लगा और माया ने हर तकलीफ इस वक्त वाले सीने लगकर इस हमसफ़र से बांट दी। हाँ, ये सब माया की ज़ुबान से सुने हमीन को फिर से तकलीफ़ हुई, और खासकर माया के वो आंसू जो हमीन के सीने में ये सब बताते जज्ब हुए। वो अपने हाथ फैलाती उसकी पुश्त पर लपेटे कुछ देर रोती रही। अपने इतराफ़ हमीन के बंदे हाथों ने बता तो दिया था कि वो इससे अब भी वैसी ही मोहब्बत रखता है, पर वो इन आँखों में देखने को मछली अब सामने आए ना ताकि जवाब दे सकूं। उसके थमे दिल की धड़कन महसूस किए बोला तो वो मज़ीद लिपटी। अभी भी हिम्मत ना थी आंखें मिलाने की। ऐसे ही दे दें प्लीज़। वो इससे अलग ना हुई तो हमीन ने से यूं ही बाजुओं में उठाया तो वो मज़ीद हमीन को जकड़ गई। सीढ़ियाँ उतरता हुआ वो नीचे उतरा और लाउंज में आते आहिस्तगी से माया को सोफे पर बिठाते उतारा, जो धीरे से अलग तो हुई पर सुरह आंखें हमीन से फौरी चुरा गई। हमीन वहीं उसके पास बैठा और अपना हाथ माया के पीछे से गुजारते लम्हे में माया को खुद पर मुंतकिल किए हावी किया, जिस पर माया के दिल की धड़कनें थम कर रह गईं। आपको पता है, ये सब मैं हमारे निकाह से पहले ही जानता था। इन शबनमी आंखों को देखते हमीन ने जब उसकी नम पलकें चूमी तो वो सिसक पड़ी। बहुत बुरे हैं आप। वो वापस उसकी गर्दन में मुंह घुसेड़ गई तो हमीन के होंठों पर दिलसोज सी मुस्कुराहट आकर गायब हुई। बुरा हूँ? वो जैसे इस इल्ज़ाम पर तड़प गया। तो बताया क्यों नहीं कि आप सब जानते हैं? वो हिम्मत के सामने हुई। वो करबहेज़ आंखें शिकायत से लबरेज थीं। बता देता तो आपके दिल का गुबार कैसे हटता, कैसे आपको मुकम्मल सुकून मैसर आता। आपने मुझ पर एतबार करके ये सब मुझे बताया। मुझे भी तस्कीन मिली कि आप अपनी ज़िंदगी का हर कर्म मुझसे बांट कर सच में मेरी जान बन गई हैं। इस सब में आपका कोई कसूर नहीं है, तो डर किस बात का था आपको? वो हनूज़ दिल बर्दाश्ता थी, समझ ना आया कैसे रिएक्ट करे। ये कि कहीं आप मुझे ना गलत समझे, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, तभी ये सब बताने से अब तक डर रही थी। वो साफ गोई से बोली। इसे हमीन के आगे कुछ भी कहने में सोचना ना पड़ रहा था अब। मैं आपको खोकर कहाँ जाता यार, आप मिली हैं तो मुझे अपना निशान मिला है। कुछ भी हो जाता, मैं आपके साथ ये जितने दिन गुजार चुका हूँ। मर तो सकता हूँ, आपको गलत नहीं समझ सकता माया। इस मकान में खुशी आपके कदम लाए, वरना यकीन करें मैं बहुत जतन करके अपने लाडलों की नाउम्मीदी मिटाता था और दुगनी तकलीफ़ मुकद्दर उनके दिलों पर डाल देता था, पर आप आई, सब संवर गया।
آپ کے ساتھ جو ماضی میں ہوا کاش میں بدل پاتا، کاش آپ کی روح پر لگے وہ زخم بھر پاتا، لیکن میں جب تک زندہ ہوں آپ کو بہت سی خوشیاں دے کر آپ کی محرومیوں کو مدھم ضرور کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ خوشی کی زیادتی تھی کہ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکے۔ ہمیں اس پگلی کے رونے پر اس کی روشن جبیں چبھتے اپنی محبت کی نرماہٹ محسوس کروائے، اس میں حوصلے کو بھر گیا۔ ارے مایا کیوں رو رہی ہیں اتنا ظالم، میں تو آپ کی راحت چاہتا ہوں۔ وہ اداس ہوا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مایا کے زخم کو ریت گیا، پر وہ جیسے ہی ذرا سنبھلی فوراً روبرو ہوئی، دونوں بازو ہمین کی گردن میں ہنوز حائل کر کے باندھے تھے۔ آپ راحت چاہتے ہی نہیں، آپ خود ہی راحت ہے میری۔ محرومیوں کی کیا بات کرتے ہیں، میں تو ایک لفظ تک سے انجان کر دی گئی ہوں۔ اگر اس دنیا میں سب سے خوبصورت دل تلاش کیا جائے تو وہ آپ کا ہوگا، اور اس پر میں حاکم ہوں۔ وہ رونا روکی محبت سے مسکرائی۔ ہمین کے دونوں رخسار اپنی ازلی ملائمت سے چومے۔ اب واقعی میرا ہو کر اترا رہی ہیں یا صرف مجھے لگ رہا ہے؟ وہ اب بھی شرارت سے باز نہ آیا تو مایا کی حیا سے پلکیں جھک گئی۔ ہمین آپ تنگ کر رہے ہیں مجھے، وہ خفا ہوئے بولی۔ اس کا یوں پاس ہونا ہمین کو سب بلا چکا تھا۔ آپ بھی کریں نا مجھے تنگ، اس کی نرم لبوں کو چھوتا۔ آج مایا کی جانب سے بے حد نوازش کا متمنی تھا، وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھے۔ گہرا سانس کھینچ گئی۔ میں تو اچھی بچی ہوں، تنگ نہیں کرتی۔ پھر سے اس میں چھپنے لگی، پر حمید نے ٹھوڑی پکڑے سے روکا۔ آپ اسے میری ضد، فرمائش یا خواہش میں سے کچھ سمجھ لیں اور میرا حق مجھے تفصیلی لینے دیں۔ میں آپ کی خود سے کسی طرح کی دوری سہنے کا مزید ایک لمحہ متحمل نہیں رہا مایا۔ اس کی جان لیوا تقاضے سنے مایا نے خود سپردگی کی ادا دکھاتے نظر جھکائی۔ میں اسے آپ کا سکون سمجھ رہی ہوں، آپ کے ہر حق پر قربان ہوں میں حمید۔ مزید خود پر وہ حمید کا کوئی حق ممنوع نہ رکھتی، خود اس کی دسترس میں کھنچی چلی آئی۔ اس کی سانسوں میں سانسیں لیتے حمید نے اس کے وجود کو اپنی آغوش کی حرارت بڑھاتے بخشی، اور وہ لمس کی زبان میں اس کے اس آخری جملے کو سراہنے کی پرزور ابتدا کر گیا۔ وہ اس کی تھی، اور وہ اس کی محبت کے بعد اس کی خوشی اور سکون بننے پر اب دل و جان سے کسی بھی دلی بوجھ کے بنا پوری راضی تھی۔ بہت دنوں بعد وہ اتنی پرسکون سوئی کہ جاگتے ہی ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، کیونکہ رات وہ اس کے حصار میں سوئی تھی۔ اب وہ اس سے لپٹ کر بچوں کی طرح گہری نیند میں اترا ہوا تھا۔ 6 بج چکے تھے۔ اپنی زندگی سے اسے کبھی شکوہ نہ تھا، پر آج دل چاہا شکایت کرے اس شخص کی کہ یہ کیوں اتنا بے درد ہے۔ عاقب تم نے بہت ستایا ہے مجھے، پر تمہارا یہ چہرہ دیکھتے ہی انو سب بھول جاتی ہے۔ کتنی بے بسی ہے نا اس محبت میں کہ میں تم پر اپنا قتل تک بنا سوچے معاف کر سکتی ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم کبھی یوں میرے قریب پاس بھی ہوگے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرے، اس کے چہرے کا سکون کھوجنے، نم سا مسکائی، اس کے چہرے کے قریب ہو کر اس کی طبیعی سانسوں کی خوشبو انہیل کی، جیسے کسی نشے کے عادی کو ٹوٹتے جسم میں سکون بڑھنے کے لیے سانسوں کی فلاح سی درکار ہوتی ہے۔ آج میں جاسم انکل کے پاس چلی جاؤں گی، اب تمہیں ان کو معاف کرنا ہوگا۔ شاید اب تک پھپھو نے بھی کر دیا ہو، کیونکہ مر کر تو وہ بھی سکون پا گئی ہوں گی۔ ان کے لیے زندگی بہت مشکل تھی، یہ تم بھی جانتے ہو، پر سمجھنا نہیں چاہتے۔ میں تمہارے دل کا سکون چاہتی ہوں، بہت تڑپ لیا تم نے، اب نہیں۔ میری محبت اگر تمہارے دل کا درد کم نہ کر پائے تو تحفہ اس پر۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو تکتی اس کی تکلیفوں کو ختم کرنے کا سوچ رہی تھی، تبھی وہ قسمساتا ہوا یکدم جاگا تو نیب کی نم آنکھیں دیکھ کر ذرا چہرہ اس کے چہرے سے دور کرتے فکر مند ہوا۔ تم رو رہی ہو یا مجھے لگ رہا ہے؟ وہ اپنے سوال سے اسے مسکراہٹ دے گیا۔ نہیں رو رہی، بس ایسے ہی کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ اس کی بازو پر سر رکھے اس کی طرف کروٹ بدل گئی۔ مجھے دیکھو تم۔ انیب کی نظر جھکانے پر عاقب نے فوراً اس کا چہرہ اوپر کیا۔ دیکھ رہی، وہ آواز میں اتری نمی سمیت بولی۔ وہ کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی گردن پر پھیرتا، اس کے گھنے سیدھے بال سنوارتا، چہرہ نزدیک سرکا گیا، پر انیب تب بھی سے ہی تکتی گئی۔ یہی کہ تم مغرور ہو گئے ہو میرا اظہار پا کر، لیکن میرا برا وقت شروع ہو گیا عاقب۔ خفیف سی اذیت تھی انیب کے الفاظ میں۔ وہ بے چین ہوا۔ تمہارا برا وقت میں ہوں، وہ تو کب سے شروع ہے؟ وہ اسے سہولت سے لاجواب کر گیا۔ میں خود کو بہت حالی محسوس کر رہی ہوں، اظہار جب تک نہیں کیا تھا اندر بھرا بھرا تھا، اب کیا کروں گی؟ وہ دفتن آنکھوں میں پھر نمی بھر لائی۔ وہ انیب کی عجیب سی بات پر ہنس پڑا۔ تم کیسی عجیب مخلوق ہو، اندر ہلکا ہونے پر تو شکر ادا کیا جاتا ہے۔ وہ چڑ سا گیا تو وہ نظر جھکا گئی۔ پھر سے عاقب نے اس کا منہ پکڑے اوپر کیا، کیونکہ وہ انیب کی نظر خود پر چاہتا تھا۔ تم نہیں سمجھو کہ میرے پاس اپنا اندر بھرنے کو واحد یہ جذبات ہی تو تھے، وہ بھی تم پر قربان کر بیٹھی۔
وہ عجیب تڑپ گئی اور اس کے حصار سے نکل کر جانے لگی۔ جب وہ اسے لپیٹ لیتا، واپس قریب لے آتے اپنے سامنے کر گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ سخت بے قرار تھا۔ پتہ نہیں۔ وہ آنکھیں میچ گئی۔ عاقب نے اس کے سر تلے رکھی بازو اپنی طرف لپیٹے اپنے سینے میں چھپا لیتے گرفت مضبوط کی تو اس کے سینے میں گھٹ سی گئی، اس کی خوشبو میں دفن ہو گئی۔ تو ہمیشہ میری بیوی رہو گی۔ وہ اس کے سر کو چومتا بولا۔ ہچکی برتے وہ اس کے حصار سے نکلی۔ پلکیں آنسو نامی تیز شبنم سے بوجھل تھیں۔ اس لیے کہ میں محبت کرتی ہوں تم سے؟ انیب نے آج سے سوال کیا اس کی آنکھوں میں دیکھتے۔ نہیں تو اس لیے کہ تم کو چھو کر مزہ آتا ہے، وہ بے شرم سی وضاحت دیتا۔ اس کے چہرے کے نزدیک سرکا تو وہ دور ہوئی اور گوری۔ میں مزے کروانے کے لیے نہیں بنی، انسلٹ مت کرو میری۔ اس کی بات پر سخت ہرٹ ہوتے غصہ دکھایا۔ سر کھانے کے لیے تو ہمیشہ سے ہو، تھوڑا میرا بھلا کروا دو گی تو شان میں کمی تھوڑا ہوگی۔ قریب آؤ یہاں، مجھے چاہیے ہو تم۔ اس کو اپنے قریب کھینچتا بڑبڑایا، پر وہ مزید پیچھے سرکی، یہاں تک کہ زور لگاتی منہ کے ساتھ کروٹ بھی بدل گئی اور چہرہ نرم میٹرس میں دبا لیا۔ انیب! وہ اس کے بالوں میں منہ دیے اس کے کاندھے پر چکا جو بالکل میٹرس پر اوندھی چھپی تھی۔ لیچڑ عورت! اس کو نرم پڑتا نہ دیکھے وہ پیچھے اٹھنے لگا۔ جب وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی تو عاقب نے لمحہ لگاتے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر انگلیاں پھنساتے انیب کی ڈری آنکھوں میں جھک کر دیکھا۔ مجھے نہیں دینا خود کو تمہیں۔ اس کے جھکتے ہی وہ منہ پھیر گئی تو عاقب نے اس کی گردن کو چومتے انیب کے دل تک ٹیس جگائی۔ میری زبان کو بری طرح لگ چکی ہو، اب پیچھے ہٹو گی تو عاقب کی روح تک تڑپ اٹھے گی۔ میں ستا نہیں رہا، بس یہ بتا رہا ہوں مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ عاقب کی آنکھوں میں جمع تشنگی پر وہ آنکھیں موند گئی تو بس جھک کر تھوڑی سی راحت ہی وصولتا دور ہو گیا اور اپنا سر اس کے شانے پر رکھے واپس لیٹا۔ مجھے اچھی لگ رہی ہو تم۔ وہ آنکھیں موندے بڑبڑایا تو انیب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ادھر دیکھ کر کہو۔ انیب نے اس کا منہ اوپر کیا تو وہ پھیکا سا مسکرایا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ زور دیے بولا تو اس کے ہونٹوں کو تکتی ہنسی، پھر ان محبت بھری آنکھوں کو حسرت سے دیکھنے لگی۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ بھی مسکرایا۔ بال اسٹریٹ کیے ہیں کیا اس لیے؟ اس کے گال کو چھوئے بولی، لہجے میں حسرت سی تھی۔ وہ اوپر کو اٹھا اور انیب کے چہرے پر جھکا۔ میرے لیے کیے ہیں اس لیے؟ اس کی گال چومتے اس کے بالوں کی چند لٹوں کو چوما۔ وہ عاقب کے ان لمسات خمسہ پر مچل گئی۔ مت کرو عاقب، وہ روحان سی ہوئی۔ مجھے تمہارے پاس بہت اچھا فیل ہوا، بالکل جیسے ممی کے پاس ہوتا تھا یا ان کی قبر کے قریب۔ میں بہت مس کرتا ہوں انہیں۔ اتنی راحت نانی جان سے گلے لگ کر نہیں ملی کبھی جتنی تم سے، شاید اس لیے کہ تم مجھ سے سب سے زیادہ پیار کر بیٹھی ہو، تبھی اللہ نے میری اصل راحت تمہاری بازوؤں کے حوالے کر دی۔ میں تمہیں بیوی رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تمہیں ہمیشہ گلے لگنا چاہتا ہوں۔ بنا کسی لگاوٹ کے وہ یہ بولتا گیا۔ انیب کو لگا بھلے وہ کبھی اس سے محبت نہ کرے پھر بھی اب دل و جان سے قبول ہے۔ یہاں آؤ۔ اس کو بھی یہ راحت دینا چاہتی تھی جسے عاقب نے بالکل رد نہ کیا۔ اس نازک پر اپنا کافی بوجھ تک ڈال کیا۔ میں تمہیں ہمیشہ گلے لگاؤں گی۔ اس اعتراف کے لیے تھینک یو عاقب۔ وہ اسے مزید نہ آزماتے یوں ہی ساتھ لگائے سیدھا ہوا تو اس کے واپس سینے پر حاوی ہوئی اور دونوں جب روبرو ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ ویلکم فساتن، وہ شرارت سے بولا تو انیب ہنس کر سر اس کے سینے پر رکھ گئی۔ مجھے ذرا اندازہ نہ تھا تم مسکراتی ہوئی اتنی اچھی بھی لگ سکتی ہو۔ میں کچھ دیر اور سو لوں؟ وہ اسے کہیں جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ انیب نے سر اٹھایا اور تھوڑی اس کے کشادہ سینے پر ٹکایا۔ عاقب کو دیکھے سر ہلا گئی۔ سو جاؤ، مجھے کون سا کہیں جانا ہے؟ وہ راحت جھلکاتے بولتی اسے بھی مطمئن کر گئی، جس پر عاقب نے اسے مزید خود میں لپیٹتے ہی بہت سکون اور نشاط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جاری ہے تو کیا آپ لوگ ناول کے سب سے بڑے جھٹکے کے لیے تیار ہیں؟ وقت بدل گیا، جذبات بدل گئے اور حالات بھی کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ تو ایکسائٹیڈ اور ناٹ؟ ضرور بتائیں۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا رہا ضرور بتائیں۔ تو جلدی سے چینل سبسکرائب کریں سب تاکہ اگلی کسی کی مس نہ ہو، کیونکہ بہت بڑا جو ہے وہ جھٹکا لگنے والا ہے آپ کو۔ ناول کی سٹوری جو ہے وہ یو ٹرن لینے والی ہے، تو ایسا کیا ہوگا یہ آپ کل تک سوچیں۔ تب تک پھر ہم کل ملیں گے 72 ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھے ریویوز تو دینے چاہیے، بنتے ہیں آج، کیونکہ آج صحیح ایکشن اور تھرل والی ایپیسوڈ تھی۔